जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था हमारा सेल। ठीक है, समझाने वाली सारी चीजें उसमें हमने बता दी। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर क्या, आज का जो टॉपिक है, सेल के अंदर जो टॉपिक है ये है रटने वाला। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए मुझे जो है ना, जो रटवाने वाली चीजें होती हैं उसको पढ़ाने में मजा नहीं आता। और शुरू शुरू में ही अगर वैसे तो कायदे में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है सेल के अंदर। मैं सबसे बाद में पढ़ा रहा हूं क्योंकि बोर हो जाते पहले चैप्टर में ही। ठीक है, तो ये जो है वन लाइन के रूप में आते हैं। खासतौर से ये रेलवे जैसे क्वेश्चनों में बहुत आते हैं, रेलवे जैसे एग्जामों में बहुत आते हैं। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर तो स्टार्ट पहले ही हो चुका है, टॉपिक है लास्ट टॉपिक है इसका। काफी बड़े टॉपिक हो गए हैं लेकिन मैं सब कुछ कवर कराया, समझाया है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। जिस किसी ने भी पांचों लेक्चर, 4 या 5 लेक्चर है मेरे सेल के देख लिए होंगे तो उससे कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इवन यहां तक कि जो पीसीएस का एग्जाम है उस वहां से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है मैंने। शुरुआत करते हैं आज सेल के बारे में। ये सबसे पहले चैप्टर, सबसे पहले टॉपिक में पढ़ाना चाहिए था, मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया। मैंने बोर हो जाते उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वन लाइन क्वेश्चन होते हैं। बस मैंने उनको तोड़ के बता दिया है कि हम कभी कभी किताबों पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन, कभी इसका आंसर वहां ये था, वहां ऐसे था। तो उस चीजों के अंदर क्या होच पोच हो जाता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए, पहली बात तो चैप्टर मैंने सेल पढ़ा दिया है लगभग। इसके अंदर कुछ वन लाइन क्वेश्चन होते हैं, उसको देख लीजिए आज। तो मैं फिर बता रहा हूं, आज के चैप्टर में समझाने वाली चीजें कम है, लेकिन इसको छोड़ना मत ना, बिल्कुल भी। और वो लोग तो बहुत अच्छी तरह इसको रिलेट करेंगे जो पहले के, जो इस टॉपिक को देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि जीव जंतुओं का अध्ययन, जीवों का, जंतुओं का, प्लांट का, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है हमारे क्या, बायोलॉजी। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर समझ लीजिएगा। तो जीव विज्ञान एक होता है, इस शब्द का प्रयोग किसने कहा था और इसके पापा कौन है। पापा माने इसके फादर कौन है या पिता कौन है, बात समझ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों अलग है, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। अगर वो कहे कि इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, दो भाई साहब थे, एक का नाम था लेमार्क, एक का नाम था ट्रेविनिस। लेमार्क और ट्रेविनिस ने जो है शब्द दिया था बायोलॉजी, लेकिन इसके बारे में अध्ययन क्या था बहुत ज्यादा, और बाद में पिता भी कहलाते, फादर कहलाए थे, ये कौन है, हमारे अरस्तु। ध्यान रखें, दोनों क्वेश्चन अलग है, गलत मत कर देना। जो पिता है इसके वो है अरस्तु, और जो इस शब्द का, बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था किसने, लेमार्क और ट्रेविनिस ने। अब देखिए, बायोलॉजी में जोड़ूंगा, बायो प्लस लॉजी, लॉजी माने अध्ययन करना, बायो माने जीव, ये तो ये सब टाइम बर्बाद करने वाली चीजें होती है। डायरेक्ट आते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है किसका, जंतु का अध्ययन किया जाता है, ये जंतु विज्ञान होता है जूलॉजी। ठीक है, इसके जो पिता हैं वही हैं जो पिता किसके थे, हमारे बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी के हमारे पिता थे। जंतु विज्ञान, जूलॉजी के पिता भी वही हैं, फादर वही हैं, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, हमारे अरस्तु है। ठीक है, मानव और जंतु का, यानी कि प्लांट को छोड़ के, प्लांट माने क्या, पेड़ पौधों को छोड़ के क्या बचता है, जंतु। जंतु में ही कौन आता है बच्चों, मानव आता है। तो मानव का और जंतु का अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, हमारे जूलॉजी में किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि जो अरस्तु है उनकी कौन सी किताब, अरस्तु की किताब है, उसके अंदर बहुत सारे इन्होंने एनिमल के बारे में डिस्कशन किया है। तो उस किताब का नाम है द हिस्टोरिका, यानी द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया एनिमल, एनिमल माने जंतु, जंतु में कौन आते हैं बच्चों, हम भी आते हैं। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, यहां पर टाइम बर्बाद करना बिल्कुल व्यर्थ होगा खामा-खा। तो ध्यान रखिए, फिर जूलॉजी, जूलॉजी के पापा जो अरस्तु हैं, बायोलॉजी के पापा भी अरस्तु हैं। बस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था बच्चों, लेमार्क एवं ट्रेविनिस ने किया था। ठीक है, ये बस इससे ये क्वेश्चन। अब आता है बोटनी। देखिए, बोटनी है, बोटनी के पापा जो है, यानी कि इसके पिता जो है, जो फादर जो है, फादर वो कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है, हमारे थियोफ्रेस्टस। और देखिए, बोटनी के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है किसका, पादप का, यानी कि प्लांट का, यानी कि पेड़ पौधों का। किसका, पेड़ पौधों का। इन्होंने भी, थियोफ्रेस्टस ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लेटियम, द हिस्टोरिका ऑफ प्लेटिनियम, जाने के प्लेटियम, प्लेटियम है, प्लेटिनम मत बोल देना, प्लेटिनम धातु होती है। तो ये क्या है, प्लेटियम। तो ध्यान रखें, ये किताब भी आप ये किताब का नाम आप याद रखेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। अब आता है एक माइक्रो और बायोलॉजी। माइक्रो माने होता है क्या, सूक्ष्म। सूक्ष्म नहीं होता है छोटे छोटे, और छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो माइक्रो बायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो किया जाता है, वायरस का और बैक्टीरिया का,
उस बायोलॉजी को क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। दूसरा अगला, इसके पापा कौन माने जाते हैं? मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, आज भी याद आ रहा है, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, इन्होंने प्रयोग भी किया था, है ना। तो खैर यहां पर लुईस पास्चर याद रखना है आपको। क्या? लुईस पास्चर ने खोज करी थी, सॉरी, लुईस पास्चर पापा माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं किसके? माइक्रोबायोलॉजी की। यही 3 क्वेश्चन ज्यादातर देखे गए हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी आने बंद हो गए हैं धीरे धीरे। मैं आपको बताऊं, समझने वाले कॉम्प्रहेंशन जो मैंने पहले पढ़ाए हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो अध्ययन किसके जाता है? वायरस का और किसका? बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। ये 3 से सारी चीजें 1 2 3 4, इनको थोड़ा सा सही से देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब आता है चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, इनसे जो भी, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या जंतु हो, इन सब के अंदर सबसे सूक्ष्म चीज क्या होती है जिससे ये मिलकर बने होते हैं बच्चों? वो होती है क्या? सेल होती है। सेल को क्या बोलते हैं हम? कोशिका बोलते हैं। अब देखिए कोशिका के बारे में समझ लीजिए। देखिए कोशिका के बारे में ही सब कुछ मैंने पढ़ाया है पीछे। कोशिका में डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, सब फिनिश कर चुका हूं, बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूं। यहाँ पे 1 लाइन क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर रहा हूं। सेल की खोज किसने करी? सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए एक भाई साहब थे जिनका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। ध्यान देखिए, रॉबर्ट हुक बोल रहा हूं, हुक ब्राउन नहीं बोल रहा हूं। एक भाई साहब रॉबर्ट ब्राउन भी मिलेंगे, मैं यहां रॉबर्ट हुक की बात कर रहा हूं, रॉबर्ट ब्राउन की बात नहीं कर रहा। रॉबर्ट ब्राउन वाला एक क्वेश्चन अलग है, यहां मैं रॉबर्ट हुक की बात कर रहा हूं। एक भाई साहब थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। एक बार वो अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। काम करते करते जब वो थक गए बहुत ज्यादा, मान लो कोई अपना प्रयोगशाला में काम कर रहे होंगे, काम करते करते थक गए, आराम कर रहे थे, कुर्सी को आराम से पीछे करके इस तरह से आराम कर रहे थे। पास में ही एक लकड़ी का टुकड़ा था। लकड़ी का टुकड़ा था यानी कि जैसे कि हम जो साफ करते हैं ना, डस्टर होता है जो साफ करते हैं, तो वो लकड़ी का टुकड़ा होता है। ऐसे ही एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, वो काफी गंदा था। अच्छा, इस समय एक घटना और हो गई थी। इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अपने आप ही स्वयं एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप का नाम था क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी था एक। क्या था ये? सूक्ष्मदर्शी बनाया था इन्होंने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया था। अब देखिए, जब कोई इंसान नई नई चीज बनाता है, थोड़ी सी अंदर क्यूरियोसिटी तो होती है, ये सोचता है यार इसका मैं उपयोग यहां भी करूं, इसका उपयोग वहां भी करूं। तो ऐसे ही जब ये प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया था। पास में लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, इन्होंने सोचा कि यार देखूं यार अपने कंपाउंड, जो इन्होंने खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था, इन्होंने सोचा चलो यार देखता हूं इसके अंदर क्या है। तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया और लकड़ी का टुकड़ा जो था गंदा था। लकड़ी का टुकड़ा मरा हुआ टुकड़ा है। देखिए, जिंदा टुकड़ा और मरा हुआ टुकड़े में अंतर यह है कि जिंदा टुकड़ा आप डाल दोगे तो उसको पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, एक पेड़ का रूप या टहनी का रूप या पौधे का रूप ले लेगा। जैसे गुलाब की पंखड़ी होती है, गुलाब की पंखड़ी को आप अगर डाल दो, मिट्टी में डाल दो, तो कहीं ना कहीं आगे चल के गुलाब का फूल भी बन सकता है यदि इसको खाद मिल जाए। लेकिन अगर क्योंकि वो जिंदा टुकड़ा है, गुलाब की टहनी डाल देते हैं, वो जिंदी लकड़ी है। लेकिन अगर कोई मरा हुआ टुकड़ा डाल दो तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका पेड़ नहीं बनेगा। तो कुछ टुकड़े जैसे डस्टर होता है जो साफ करते हैं, व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं, वो मरा हुआ टुकड़ा होता है। ऐसे ही मरा हुआ टुकड़ा पड़ा था उनके पास में। उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचनाएं दिखाई दी। मधुमक्खी का छत्ता मतलब इस प्रकार की, इसके अंदर उनको संरचनाएं दिखाई दी बहुत सारी। किसके अंदर? उस मरे हुए लकड़ी के टुकड़े के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से उनको बहुत सारी ऐसे संरचनाएं दिखाई देती रही इनको, है ना। और देख लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा भर लीजिए। इस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता था। इसी को नाम दिया था उन्होंने, किसने? रॉबर्ट हुक ने नाम दिया कि ये क्या है? कोशिका है, ये सेल है। तो इसलिए ध्यान रखें कि सेल की खोज किसने करी थी? सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुक्के में कर दी, धोखे में कर दी, आप ऐसा मान के चलिए। काम तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था, पास में लकड़ी का टुकड़ा था, देखा तब तक ये के छत्ते का आकार, उसमें कुछ देखा, नाम दे दिया उसका क्या? रॉबर्ट हुक, उसका नाम दे दिया, है ना। वो इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था। लकड़ी के टुकड़े, मृत में डेड, वो डेड था, लकड़ी का टुकड़ा जो था वो मृत था, ध्यान रखें। और इन्होंने बुक भी लिखी थी एक, याद रखना, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की जो है किताब भी है, रॉबर्ट हुक की किताब है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। याद रखना, कई बार आता है एग्जाम में कि माइक्रोग्राफिया किताब किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। तो ध्यान रखो कि यहां पर सेल की खोज हो गई थी। सेल की खोज होने के बाद
यानी लेकिन सेल कैसी थी, वो मरी हुई सेल थी, वो डेड सेल थी, क्योंकि उन्होंने कहां से खोज करी थी, लकड़ी के टुकड़े से। लकड़ी का टुकड़ा कैसा था बच्चों, वो भी मरा हुआ था। तो मरे हुए लकड़ी के टुकड़े से जो खोज होगी जिस सेल की, वो कैसी होगी, वो भी मरी हुई सेल होगी, वो भी डेड सेल होगी। तो सबसे पहले डेड सेल की खोज करी गई थी। और लकड़ी का टुकड़ा कैसा था, वो भी हमारा मृत टुकड़ा था। बस यही क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि यहां पर सबसे पहले खोज करी किसने, रॉबर्ट हुक ने खोज कर दी। किसकी खोज कर दी, सेल की खोज कर दी। अब सुनिए सेल के बारे में। एक भाई साहब और थे, ठीक है, एक भाई साहब और थे जिसका नाम था ल्यू वैन हॉक। इनको लगा यार जब रॉबर्ट हुक खोज कर सकते हैं किसी चीज की, तो क्या हम नहीं कर सकते। ल्यू वैन हॉक, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ल्यू वैन हॉक, ध्यान रखना, ल्यू वैन हॉक। ये ल्यू वैन हॉक थे। इनको भी लगा यार कि जब रॉबर्ट हुक किसी चीज की खोज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इन्होंने जो है क्या करा, इन्होंने जो है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट से कुछ पार्टिकल लिए, और उन पार्टिकल के अंदर एक आपका होता है, इसमें एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया की खोज करी। उस बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने देखा, किससे, इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने बनाया था। इन्होंने सोचा यार हम भी कुछ खोज करके देखते हैं। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया रखा, एक बैक्टीरिया वातावरण से, एक इन्होंने जो है, इनको पता था कि वातावरण के अंदर बैक्टीरिया वायरस बहुत सारे हैं। तो इनके पास एक वस्तु थी, उस वस्तु में इनको पता था क्या है इसके अंदर, बैक्टीरिया है इसके अंदर। कोई भी चीज है आज वातावरण के अंदर, या आपके घर में जो भी किताबें हैं, बर्तन है, या जो पेन है, इसके अंदर कोई ना कोई छोटे छोटे क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, चिपके हुए होंगे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो इन्होंने इसी बैक्टीरिया की खोज नहीं करी, इसी बैक्टीरिया को इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होती है, सेल होती है। बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होती है, कोशिका होती है। और बच्चों बैक्टीरिया जो होता है वो आता है सजीव में, वो निर्जीव में नहीं आता। बैक्टीरिया किस में आता है, सजीव में आता है, ठीक है। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु बोलते हैं। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के अंदर सेल की खोज, कोशिका की खोज किसने करी, ये करी आपकी ल्यू वैन हॉक ने। कई बार आया है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, जीवित कोशिका, है ना। तो जीवित कोशिका जिसके अंदर लाइफ होती है नहीं, तो लाइव सेल की खोज किसने करी, ल्यू वैन हॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने करी, ल्यू वैन हॉक ने। किसमें करी, बैक्टीरिया में करी। बात समझ आ गई बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए सेल के अध्ययन को जो कहा जाता है उसको कहलाता है साइटोलॉजी। कई बार एग्जाम में आया कि बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। बच्चों ये सब मैं इसलिए लिख लेता हूं ताकि टाइम आपका बचे काफी। हाथों हाथ लिखता, मैंने देखे हैं बहुत सारे लेक्चर 1 घंटे में पूरा खत्म कर देते हैं, उसमें आधा वक्त तो लिखने में ही हो जाता है। मैंने बस कुछ भी हो जाए, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से कवर कराया है, इसलिए पहले ही मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अध्ययन, इस सेल के अध्ययन को यानी कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोलॉजी बोलते हैं। इसके बारे में सिद्धांत दिया था, कुछ सिद्धांत दिया था कि सेल होती है, मनुष्य के अंदर सेल होती है, मनुष्य सेल से ही बना होता है, अरबों लाखों सेलों से मिलकर मनुष्य बना होता है। सेल जो होती है वो उसमें विभाजन, मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अगर जो राइबोसोम, ये सब कुछ होता है। यानी कि सेल के बारे में नॉलेज, सेल जो बनाया था, कॉन्सेप्ट है सिद्धांत, तो उसको बोलते हैं क्या, कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। और ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, ये अलग याद रखना है, ये स्लाइडेन एवं स्वान। ये स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया था, कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी दी थी कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल वर्क कैसे करती है। सेल के बारे में जो अध्ययन किया था, यानी कि कोशिका का अध्ययन, यानी कि कोशिका सिद्धांत जो कहा था, वो स्लाइडेन एवं स्वान। ध्यान रखना, कोशिका की खोज करी थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कोशिका के सिद्धांत के बारे में किसने बताया था बच्चों, स्लाइडेन एवं स्वान ने। और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सब क्वेश्चन अलग अलग है, एग्जाम में चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे। आपको देखना है कि अध्ययन पूछ रहा है या सिद्धांत पूछ रहा है या खोज पूछ रहा है। खोज का आंसर अलग है, सिद्धांत का अलग है, और अध्ययन का साइटोलॉजी ये अलग है। ये तीनों क्वेश्चन अलग हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, उसका नाम है हमारा, इसका आधुनिक सिद्धांत। अब एक मॉडर्न थ्योरी भी बाद में आई, मॉडर्न थ्योरी यानी कि आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत का मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए। आधुनिक सिद्धांत, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं अपने माँ के गर्भ में होऊंगा, तो मैं इतना छोटा होऊंगा, मैं माँ के गर्भ में होऊंगा। लेकिन जब मेरी उत्पत्ति हुई, जब मैं इस धरती पे आया, उसके बाद मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा। आज मैं इतना बड़ा हो गया। जानते हैं क्यों? मान लिया जब माँ के गर्भ में सबसे पहले एक स्पर्म एक ओवा मिलकर मैं एक कोशिका बना। सबसे पहले मैं कोशिका बना, वही कोशिका डिवीजन हो गई, डिवीजन में विभाजित हो गई, फिर 2 कोशिका बन गई, फिर 2 कोशिकाओं में विभाजन हो गया, कितनी बन गई वो, 4 बन गई, 8 बन गई, 16 बन गई।
यानी कि यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जो नई कोशिका बनती है वो अपनी पहली वाली कोशिका के टूटने से बनती है नई कोशिका। फिर वो दो कोशिकाएं आपस में टूटेंगी, फिर और नई कोशिका बनेंगी। यानी कि हर एक नई कोशिका जो बनती है वो अपने पहले वाली यानी पूर्ववर्ती वाली कोशिका के विभाजन से बनती है। कौन सी कोशिका? नई कोशिका। तो हर नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती वाली कोशिका के विभाजन से बनती है। इस प्रकार से विभाजन होते रहता है, तब जाके किसी का क्या होता है? विकास होता है। तो जैसे कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो कोशिका का टूटना, फिर वो टूटना, उनका भी टूटना, उनका भी टूटना, तब जाके मेरी इतनी ज्यादा हाइट वाइट हुई है, तब जाके मेरा विकास हुआ है। ये है क्या? आधुनिक सिद्धांत है। ये आधुनिक सिद्धांत तो दिया था कि प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती नई कोशिका के टूटने से बनती है। ये जो बात कही थी, ये रुडोल्फ विशो ने की थी। रुडोल्फ विशो, प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है, कहीं कहीं ये विचो लिखा है, रुडोल्फ विशो लिखा है, कहीं रुडोल्फ विर्चो लिखा है ना। तो किताबों में जो मैं उचित लगा मैंने वो लिखा है, लेकिन हर किताब में आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपको अंतर मिल सकता है। तो रुडोल्फ विशो, इन्होंने किया जाता है कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया बच्चों? किसने? रुडोल्फ विशो ने। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने करी? किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये सारे क्वेश्चन थे अभी अभी, ठीक है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और रह गए। अभी यही समझा देता हूं मैं, दोबारा लिखेंगे तो उसमें ये हमारा डस्टर मिल गया। गरीबों को डस्टर है हमारे पास, कपड़ा है, देखो कपड़ा, गरीबों को डस्टर है ये इसको नोट्स बना लीजिए सुंदर सुंदर। हालांकि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी चैप्टर चल रहे हैं, उन सबको पढ़िए। ये आज आखिरी है इसका, इसके बाद कमेंट तो आप लोग करते नहीं है, वरना मैं आपकी राय लेता कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाऊं, तो आप अपनी मर्जी से पढ़ाना पड़ेगा। कमेंट करते रहो तो मैं आपकी मर्जी से पढ़ाता। शुरुआत है अभी। आइए साहब और पढ़ते हैं। अब देखिए कोशिका में 2 वर्ड आते हैं, और कोशिका के बारे में आगे चलते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने करी? अभी बताया था मैंने, किसने करी? भूल गए? जाकर लेक्चर देखो, किसने खोज करी जीवित कोशिका की? ल्यूवेनहॉक। चलिए आगे आते हैं। सेल में कुछ वर्ड आते हैं। एक आता है हमारा ये एक कोशिकीय क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। एक आता है बहुकोशिकीय क्या होता है। बहु, राइटिंग पे मत जाना बच्चों, समझने पे जाना, लिखने से ज्यादा जरूरी है क्या? बहुकोशिकीय क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मल्टी सेल्यूलर। आइए अब ये एक कोशिका क्या है बच्चे? एक कोशिका क्या है? मान लिया, समझ लीजिए, समझने का खेल है पूरा, रटने वाले का नहीं। ये मेरे हाथ की इतनी सारी खाल है, क्या इतनी सारी खाल को मैं काट कर अलग रख दूं? तो अगर मैं आपको ना बताऊं, यहां से ले लेता हूं, यहां से इतनी सारी खाल को मैंने, इतने सारे एरिया को काट कर यहां रख दिया, मैंने कहीं रख दिया, और किसी को बुलाऊं, 4-5 लोगों को बुलाऊं, अब बताओ भाई ये मेरे शरीर का कौन सा भाग है? आप नहीं पहचान पाओगे, आप नहीं पहचान पाओगे, है ना। लेकिन मैं अभी इतनी सारी खाल रख दूं और ये अलग कर दूं, ये भी रख दूं, तो आप इतना पहचान जाओगे कि भाई ये अलग बॉडी का पार्ट है और ये अलग बॉडी का पार्ट है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि यहां का जो एरिया बना है वो अलग प्रकार की सेल का है, और यहां का जो एरिया बना है वो अलग प्रकार की सेल से बना है। यहां का जो एरिया है वो है तो सेल ये भी, लेकिन ये अलग प्रकार की सेल है। अब मेरी बात सुनिए, तो मैं बोल रहा था, मान लिया पूरा शरीर मेरा एक ही प्रकार की कोशिका से है, तो पता क्या होगा बच्चों? तो ये होगा कि मैं पूरा ही मेरा शरीर एक मांस का टुकड़ा होगा। उसमें ना ये आप पहचान पाएंगे, कान भी नहीं होगा, ना नाक होगी, ना माथा होगा, ना बाल होंगे, ना मेरा समझे ये गला होगा, ना मेरे हाथ होंगे, ना पैर होंगे। पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बनेगा, तो एक मांस का लथोड़ा होगा, मांस का टुकड़ा होगा, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इनके अंदर आप पहचान ही नहीं पाओगे। आप देख के कि इसका मुंह कहां है, इसका हाथ कहां है, इसका पैर कहां है, इसका नाक कहां है, आप पहचान ही नहीं पाओगे। पूरा अमीबा, पूरा पैरामीशियम एक जैसे ही दिखाई देता है बच्चों, लेकिन ना, इसलिए अब मैं हूं जैसे कि अब मेरा पहचान पा रहे हैं मुझे, अच्छा ये हाथ है सर का, ये नाक है, ये गाल है, ये कान है,
समझे, ये गला है, ये पापी पेट है, ठीक है। इसके अंदर भी फाड़ के देखोगे तो हार्ट का पहचान, अच्छा ये हार्ट है, और देखोगे इसमें पेनक्रियाज है, लीवर है, यकृत है, पहचान जाओगे आप। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भी सब सेल है, लेकिन ये सेल अलग टाइप की है, ये सेल अलग टाइप की, ये सेल अलग, ये सेल अलग टाइप की है, ये अलग टाइप की है, अलग टाइप की है, अलग टाइप की है, क्योंकि सेल अलग अलग टाइप की है मेरे उसमें। इसलिए मैं कई प्रकार की, कई टाइप की सेलों से मिलकर बना हूं, कई प्रकार की सेलों से मिलकर बना हूं। जब बहुत सारी प्रकार की सेल है मेरे बॉडी में, तो मैं कहलाऊंगा बहुकोशिकीय, यानी कि कई सारी कोशिकाएं। कई का मतलब ना हमारी लैंग्वेज लोकल भाषा में यानी कि अनेक कोशिकाएं, तो ये कहलाता है बहुकोशिकीय। जबकि यूग्लिना पैरामीशियम, ये पूरा शरीर इनका एक जैसे होता है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कहां हाथ है कहां नाक है, क्योंकि पूरा शरीर ही एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। इसे बोलते हैं क्या बच्चों? एक कोशिकीय। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे एक कोशिकीय क्या होता है, जब पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय क्या होता है बच्चों? बहुकोशिकीय होता है जब शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए वर्तमान में बच्चों, वैसे तो 99% जो आप देख रहे हैं वो सब मल्टी सेलुलर है। कुत्ता है, कुत्ते के हाथ पहचान जाते हैं, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, उसके आंखें कहाँ है, क्यों? क्योंकि कुत्ता किससे मिलकर बना है? मल्टी सेलुलर से, बहुकोशिकीय से। हाथी किससे बना है? बहुकोशिकीय से। पेड़ किससे बना है? क्योंकि पेड़ के पत्ते अलग पहचान जाते हो आप, जड़ अलग पहचान जाते हो, तना अलग पहचान जाते हो, फल अलग पहचान जाते हो। तो पेड़ के अंदर भी सेल होती हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की सेल है ना। फल के अंदर अलग प्रकार की सेल हैं, पत्तों के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल है, कोशिकाएं हैं। तो ऐसे ही पेड़ भी क्या है हमारा? वो भी बहुकोशिकीय है ना। जंगल में शेर क्या है? वो भी बहुकोशिकीय है। मानव क्या है? मानव भी बहुकोशिकीय है, क्योंकि आप पहचान पा रहे हैं सब सारे अंग अलग अलग पहचान पा रहे हैं। सारे अलग अलग अंग नहीं पहचान पाते, पूरा ही में एक जैसा होता है, एक ही प्रकार की कोशिका से होता, तो ये हाथ अंग मंग मेरे नहीं पहचान पाते आप, तो एक मांस का ही टुकड़ा होता, फिर मैं कहलाता क्या बच्चों? एक कोशिकीय। बात समझ में आ गई? फटाफट पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं बच्चों, आगे आगे आते हैं। इसमें एक टर्म और आते हैं क्वेश्चन, देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फटाफट। एक आता है बच्चों इसके अंदर, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक। क्या होता है हमारा? प्रोकैरियोटिक। एक बार देख लेता हूं थोड़ा सा, प्रोकैरियोटिक स्पेलिंग तो गलती हो रही है, स्पेलिंग तो बहुत गलत होती है जो पुराने बच्चे हैं उनको पता ही होगा, स्पेलिंग बहुत गलती करता हूं मैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है? एक होता है हमारा यू कैरियोटिक। बच्चों संधि विच्छेद करते हैं इसका, हिंदी में आओ, हिंदी पढ़ाते हैं आपको। प्रो माने होता है पुराना, यू माने होता है नया, कैरियोटिक माने होता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये आपका है क्या बच्चों? सेल, कोशिका। कोशिका में क्या होता है बच्चों? बीच में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। इसी समझ में आएगा ये। अब बच्चों प्रो माने होता है पुरानी, जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, शुरू में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जब समुद्र में ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी। मैं सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको यही पढ़ाया है। तो बच्चों उस समय जो कोशिका थी, कोशिका के अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। दो बार याद रखना बच्चों, दो बार याद रखना, या तो ये न्यूक्लियस जो होता है, या तो ये होगा ही नहीं, मान लिया है ही नहीं, और है भी तो ये अल्प विकसित है। अल्प विकसित माने इसका विकास अभी कम हुआ है। या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, न्यूक्लियस है तो अल्प विकसित है बच्चों। तो इस प्रकार की कोशिका को बोलते हैं पुरानी कोशिका। और बच्चों पुरानी कोशिका को क्या बोलते हैं? प्रो। और न्यूक्लियस है ही नहीं, कैरियोटिक। कैरियोटिक माने न्यूक्लियस, कैरियोटिक का ही दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियस। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक। पुरानी कोशिका के अंदर खास बात क्या होती है? जब नाभिक इसमें नहीं होता है तो अल्प विकसित होता है। तो एग्जाम में न जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है कि पुरानी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। यदि किसी कोशिका में नाभिक नहीं है तो क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। यदि किसी कोशिका के अंदर नाभिक यानी कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, बच्चों केंद्रक है ना, केंद्रक बोल, नाभिक बोल दो, वो अल्प विकसित है तो क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोकैरियोटिक। अब आ गया आज की तारीख में, मॉडर्न जमाने में, अब जो कोशिका जो है, कोई सी भी कोशिका जो है, उसके अंदर जो केंद्रक है बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक, एकदम डेवलप हो चुका है, उसका विकास हो चुका है उसका। अब मेरे शरीर के अंदर कहीं से भी आप सेल निकाल लो, यहां से एक सेल निकाल लो, यहां से निकाल लो, कहीं से भी सेल निकाल लो, उस सेल के अंदर आपको बीच में क्या मिलेगा बच्चों? न्यूक्लियस जरूर मिलेगा आपको। ये नई कोशिका, ये मॉडर्न कोशिका है,
यू माने होता है बच्चों क्या, न्यू। यू माने क्या होता है, न्यू। न्यू माने नया। और कैरियोटिक माने क्या होता है, यही कैरियोटिक माने नाभिक। तो आज की तारीख में ज्यादातर जो जितने भी आप पशु, पेड़ पौधे, पक्षी दिख रहे हैं, इन सब की जो सेल जो है वो सेल कहलाती है कौन सी, यूकैरियोटिक। मैं या आप सब लोग यू 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 है ना, जो भी यहां देख रहे हैं सब यू। यू माने तुम किससे मिलकर बने हो, यू से बने हो। यू माने यूकैरियोटिक। तो जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी हैं, ठीक है, इन सबके अंदर यदि ज्यादातर इन सबके जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए ये न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए कहलाती है सारी कोशिकाएं कौन सी, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक किसे बोलते हैं, जिनके अंदर से अमीबा है ना, पैरामीशियम है, ये भी वही एक कोशिका वाले ज्यादातर होते हैं, ये जो भाई पढ़ाया था पहले मैंने। यस, इन सबके अंदर न्यूक्लियस है तो होता ही नहीं है, होता है तो अल्प विकसित होता है, बहुत कम डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आ गई है बच्चों आपको। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। कई बार एग्जाम आया कि मानव किस प्रकार की कोशिका कहलाता है, यूकैरियोटिक। नई कोशिका है इसके अंदर, नया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस डेवलपमेंट है इसके अंदर। बहुत अच्छा है। इसके अंदर तो ना न्यूक्लियस होता है, और भी चीजें होती है बच्चों। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाता, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन कहां पाया था बच्चों, वो पाया था कहां, डीएनए में। और डीएनए कहां होता है बच्चों, मैंने बताया था वो कहां होता है, आपके न्यूक्लियस में। और जब न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए भी नहीं होता। तो डीएनए भी नहीं होता इसके अंदर, तो डीएनए में प्रोटीन मैंने बताया था पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से। क्रोमोसोम कैसे बनता है, हिस्टोन प्रोटीन, ये भी नहीं होता इसके अंदर बच्चों, है ना। बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती हैं, लेकिन क्वेश्चन यूकैरियोटिक से पूछे जाते हैं। आप सब किससे बने हो, यूकैरियोटिक। अब बच्चों इसमें 3-5 क्वेश्चन और रह गए, आइए फटाफट उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब वन लाइन वाले क्वेश्चन है, मैंने शुरू में जानबूझ के नहीं पढ़ाया, मैंने आपको बोर हो जाते, समझे। अब आता है इसमें अगला क्वेश्चन, समझ लीजिए। अब देखिए इसमें आता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी किसकी कोशिका होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी कोशिका होती है, सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है। बच्चों सबसे बड़ी जो कोशिका होती है पूरे विश्व में, ध्यान की बात, क्वेश्चन अलग है, मानव में ही पूछे, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। मानव में पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, और विश्व से बनते हैं क्या, सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका आपने कई बार पढ़ा होगा, वो होता है शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना बच्चों, वो इतना बड़ा अंडा होता है शतुरमुर्ग का, उसके अंदर से कोशिका निकालेंगे। जो सबसे छोटी चीज क्या होती है, कोशिका। शतुरमुर्ग के अंडा मिलकर बना है किससे, कोशिकाओं से। उस कोशिकाओं को निकाल के देखा तो उसका आकार, उस कोशिका का आकार दुनिया में सबसे बड़ा पाया गया। तो बच्चों सबसे शतुरमुर्ग, बहुत शातिर होता हुआ, शतुर होता हुआ, बहुत शतुरमुर्ग सबसे बड़ी। और सबसे छोटी बच्चों कौन सा होता है, सबसे छोटे होता है बच्चों इसके अंदर क्या, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, बैक्टीरिया है ये, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, ये बैक्टीरिया का नाम है बच्चों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम। मेरे साथ बोलो, माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा गैलीसेप्टियम, गैलीसेप्टियम बोलो, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अब बोलो गैलीसेप्टियम, बोलो गैलीसेप्टियम, एक बार और बोलो, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, एक बार पूरा बोल दो अपने आप, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम। तो बच्चों ये बैक्टीरिया है, ये क्या है बच्चों, ये बैक्टीरिया है। इस दुनिया में देखा गया तो सबसे छोटी सेल जो पाई गई वो बैक्टीरिया में पाई गई, जिसका नाम है क्या, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम बैक्टीरिया सबसे छोटी सेल पाई गई। सबसे बड़ी सेल किसकी दुनिया में, शतुरमुर्ग के अंडे की। बच्चों अब पूछता है मानव से, मानव के बारे में पूछता है। एक क्वेश्चन और रह गया, याद आ गया मुझे, बाद में बताऊंगा मैं भी। मानव के बारे में समझ लीजिए, मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो वो होती है महिलाओं में। भाई मानव में महिला भी आती है, पुरुष भी आते हैं। तो अगर बात मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका पहली बात तो पाई जाती है किसमें, महिलाओं में। और महिलाओं में क्या होता है, एक बच्चों ओवम पाया था, ओवम माने अंडाणु, ओवम यानी कि अंडाणु बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। ये प्रजनन
ये जो है प्रजनन के बाद जो बच्चे में उत्पत्ति के लिए, बच्चे की उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए ओवम भी जिम्मेदार होता है, महिलाओं की तरफ से आता है ये। तो अगर मानव की बात करी जाए, मैं पूछ रहा हूं बच्चों समझना इस बात को, मानव के अंदर सबसे बड़ी कौन सी होती है? ओवम। और किसमें पाई जाती है? महिलाओं में। और सबसे छोटी कौन सी होती है बच्चों? ये होती है स्पर्म। लेकिन ये किसमें पाई जाती है? स्पर्म। ये पाया जाता है किसमें? पुरुषों में पाया जाता है स्पर्म। शुक्राणु बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शुक्राणु। स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटी होती है किसमें? मानव में। सबसे बड़ी कौन सी, लंबी कौन सी होती है? ये और देख लेते हैं बच्चों। सबसे लंबी मानव के अंदर देखिए बच्चों, जब मैं आपको बताऊं, जब मान लिया मेरी उत्पत्ति हुई थी, जब मैं धरती पाया था, जब मैं अपने माँ के गर्भ में था या माँ के गर्भ से जब मैं बाहर आया बच्चों, तो जानते हैं उसके उस समय भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी। जब मैं बहुत छोटा होऊंगा, कोई अगर मुझे दबा ले इस तरीके से तो मैं रोआ भी होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल होती है, सेंसरी सेल होती है, संवेदी सेल होती है। वही संवेदी सेल जो होती हैं वही आपको भूख का, प्यास का, सुख का, दुख का, समझिए हर तरह का एहसास दिलाती हैं आपको वो। ठीक है, किसी ने आपके मारा तो दर्द का अनुभव, फीलिंग का अनुभव, प्यार का, मोहब्बत का, हर चीज का अनुभव जो कुछ सेल होती हैं वो दिमाग तक ले जाती हैं। जो सेलें सुख दुख प्यार मोहब्बत ठंडा गरम भूख प्यास इन सब चीज को दिमाग तक ले जाती हैं, उन सेलों को जो बोलते हैं बच्चों हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन। कभी कभी उसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका हिंदी में, या नर्व सेल, न्यूरॉन भी बोलते हैं बच्चों इसको। ये न्यूरॉन जब मैं पैदा हुआ था बच्चों, तब भी मान लिया जितनी थी 1 लाख 2 लाख जितनी थी, न्यूरॉन बहुत होती है, पहले लाखों में होती है, पहले करोड़ों में होती है। तो जिस समय मैं पैदा हुआ था उस समय भी ये इतनी थी। आज मैं बड़ा हो गया हूं तो वो सेल खिंच गई है, बस जैसे जैसे मेरी हाइट हो रही है वो सेल क्या हुई है? खिंच गई है। संख्या में वृद्धि नहीं हुई बच्चों। जब मैं पैदा हुआ हूं संख्या में, तब भी उतनी वो न्यूरॉन थे, नर्व सेल थे, और आज मैं बड़ा हो गया हूं तब भी वो उतनी न्यूरॉन है। यानी कि एग्जाम में ध्यान कि न्यूरॉन यानी कि सबसे लंबी हो गई है। तो मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है बच्चों? न्यूरॉन। न्यूरॉन। एग्जाम में कभी कभी इसको नर्व सेल भी आता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? तंत्रिका कोशिका। अरे ये तो लिखने में तो बहुत टाइम होता है, व्यर्थ जाता है। तंत्रिका कोशिका। अब बच्चों मेरी बात सुनो, तंत्र एग्जाम में और कौन सा क्वेश्चन आया है बच्चों? जब शुरू में जितनी थी, मान ली शुरू में 50 लाख थी, आज ही 50 लाख है न्यूरॉन, बस वो खिंच गए हैं, लंबे हो गए। इसलिए सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है बच्चों मानव के अंदर? न्यूरॉन या नर्व सेल। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जब मैं छोटा था तब कुछ सेलों का विभाजन भी हुआ, 2 की 4, 4 की 8। हमारे शरीर के अंदर सभी सेलों का विभाजन होता है, विभाजन होकर 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, हर सेल का विभाजन होता है। इसका विभाजन नहीं होता बच्चों। इसका विभाजन न्यूरॉन का, नर्व सेल का विभाजन नहीं होता। ना जाने एग्जाम में कितनी बार आया है कि कौन सी सेल का हमारे शरीर में विभाजन नहीं होता। तो उसका आंसर क्या है बच्चों? उसका आंसर न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल का विभाजन नहीं होता, वो खिंचती जाती है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। तो इस प्रकार से न्यूरॉन सेल का ना विभाजन होता है, ये खिंच जाती है, सबसे लंबी होती है। एक क्वेश्चन हो रह गया, ये सब खत्म है ना। तो यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलिसेटियम, सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी पुरुषों में स्पर्म, सबसे लंबी न्यूरॉन। एक क्वेश्चन और रह गया। मैंने बच्चों बताया था कि हम जो है यूकैरियोटिक से मिलकर बने हैं। किससे? यूकैरियोटिक, इससे पहले जो था। और यूकैरियोटिक की खास बात क्या बच्चों? उसमें क्या पाया जाता है? उसमें सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका है, छूट गया था क्वेश्चन, जितनी भी कोशिका है उन सबके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और बच्चों केंद्रक का ही क्या होता है? डिवीजन होता है वास्तव में। सेल का डिवीजन का मतलब है उस न्यूक्लियस का डिवीजन, डिवीजन माने विभाजन। जब वही केंद्रक 1 से 2 बनता है, 2 सेल बन जाती है, 2 से 4 सेल बन जाती है। वास्तव में केंद्रक का विभाजन होता है तो वो सेल का डिवीजन कहलाता है, सेल का विभाजन कहलाता है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर में एक सेल ऐसी है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, बाकी सब में सेल पाया जाता है, उस सब में केंद्रक पाया जाएगा। वो हमारी क्या है सेल? उस सेल का नाम है आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका। ब्लड में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी तो फैक्ट के रूप में यहां पढ़ लीजिए। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का विभाजन नहीं होता है। क्यों विभाजन नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक ही नहीं पाया जाता, उसमें केंद्रक ही, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता बच्चों, इसलिए आरबीसी का विभाजन भी नहीं होता।
तो कितने अलग क्वेश्चन बने कि बताइए शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता, वो क्या, आरबीसी। बताइए शरीर की कौन सी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, मनुष्य के अंदर क्या, वो आरबीसी। बताइए मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बताइए लंबी कोशिका, न्यूरॉन। बताइए मानव के अंदर किस कोशिका का विभाजन नहीं होता बल्कि वो खिंचती हैं, वो भी क्या, न्यूरॉन। इन सबको समझिएगा। और आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ऑब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव करो और ना हो फिर मुझसे कहना। 90% ऑब्जेक्टिव ना हो तो इस चैनल को पढ़ना ही छोड़ देना। 90% अगर क्वेश्चन को पढ़कर समझ ना आ रही हो सारे लेक्चर देखने के बाद, मत पढ़ना इस चैनल को बच्चों। मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सब कुछ कवर किया है। अभी तो लंबा हो गया चैप्टर ये, ठीक है। तो आराम से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, सारे लेक्चर देखो, सारे क्वेश्चन होंगे जो भी, अरे पीसीएस के क्वेश्चन होंगे, आप करो तो सही घर जाके, पीसीएस के क्वेश्चन करोगे आप, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों में। और बच्चों आपको पसंद आ रहा है तो देखिए सब्सक्राइब करिए आप पहली बात तो चैनल को, ठीक है। और बच्चों लाइक भी करो, कमेंट भी करो, आपको अच्छा लग रहा है लग रहा है, क्योंकि आप पूरा नहीं देखते लेक्चर, मुझे पता है। कुछ बच्चे बीच में बस मेरी सूरत देखते होंगे और बंद कर देते होंगे, हाँ सर का लेक्चर आ गया सूरत देख के ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो आपके साथ पढ़ते हैं, समझे, उनको लग रहा है कि कम पढ़ा है उन्होंने, आप सबका भला होना चाहिए, उन सबको आप सब शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा अभी सहयोग है आप लोगों का, बाद में जो है लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो क्लास में भी आपको सेवा देंगे, अभी तो हम आपको इस तरह से सेवा दे रहे हैं। तो मेहनत करिए, पढ़िए, और बाकी आपको याद है क्या, सब्सक्राइब करना, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।